नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता एडवोकेट राजविंदर संधू जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। एडवोकेट संधू जी, आपका कार्यक्रम कानूनी सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हर्ष जी, मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया आने का, और लोगों को और दूसरे दर्शकों को मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है वकालत का, और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे सलाह मशवरा भी करने वाले हैं, लोगों को बताने भी वाले हैं और लोगों को क्या रेमेडीज़ इसमें मिल सकती हैं। और जब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक की दर्शकों, तो आज हम बातचीत करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम। चार दीवारी के अंदर किस प्रकार से घरेलू हिंसा होती है, क्या उसका निदान है, क्या रेमेडीज़ हैं और क्या कदम आपको उठाने चाहिए अगर आप इस प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। तो आज राजविंदर संधू जी इस बारे में आपको बताने वाली है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, घरेलू हिंसा एक्ट की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए ताकि उनको एक सेफ्टी दी जाए। तो ये जो एक्ट है, ये इतना खास क्यों है? क्या इसकी पृष्ठभूमि है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए हर्ष जी, इस एक्ट को लाने के लिए बहुत संघर्ष किया गया था, बिकॉज इससे पहले भारत में महिलाओं का बहुत आदर किया जाता था। जिस घर में जहाँ पर महिलाओं का आदर किया जाता था, वहाँ ये कहा जाता था कि देवी देवताओं का वास होता है वहाँ पर। लेकिन जब अब इतना टाइम के बाद, अब माहौल चेंज होने के बावजूद जो है महिलाओं पे हिंसा होनी शुरू हो गई है। तो इस एक्ट का पर्पस यही था लाने का। इससे पहले जो है हमारी धारा 498A में आईपीसी में प्रावधान था कि महिलाओं को इस एक्ट से जो है सुरक्षित रखा जाता था, जिसके तहत वो अपनी शिकायत जो है 498A आईपीसी में करती थी। लेकिन इस एक्ट को 2005 में लाया गया और इसको जो एनफोर्स किया गया वो 26 अक्टूबर 2006 में किया गया। इसमें महिलाएं अपना जो भी उनके ऊपर हिंसा होती थी, तो उसके तहत वो डायरेक्ट जाकर अपनी शिकायत जो है शिकायतकर्ता को देती थी कि उनके साथ जो है घरेलू हिंसा हो रही है। और घरेलू हिंसा कई तरीके की होती थी, जिसमें इस एक्ट में हर सेक्शन में उसका प्रावधान दिया गया है कि किस तरीके की और कितनी तरीके की जो है हिंसाएं महिलाओं के साथ होती हैं। बिल्कुल, आपने हिंसा की बात की और आपने कहा कि जिस प्रकार के जो पहले एक्ट थे, चाहे हम 498A की बात करें, काफ़ी हद तक वो एक क्रिमिनल एक्ट थे और काफ़ी स्ट्रिंजेंट भी वो थे। तो एक तरह से एक अगर मैं कहूँ कि एक थोड़ा सरल किया गया इस एक्ट को और एक ईजी एक्ट लाया गया, जहाँ पे कि अगर कोई इस प्रकार की वायलेंस हो रही है या कोई भी ग्रीवियंस है, तो उसको आप काफ़ी सारे एंगल से आप उसको टैकल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं मैम, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है रिलीफ के। 498A में आप इस प्रकार से रिलीफ नहीं ले सकते थे, चाहे हम मेंटेनेंस की बात करें या रेजिडेंस की बात करें। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं, ये वायलेंस कितने प्रकार की हो सकती है? क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि वायलेंस वही है कि मारा पीटा जाता है या जलाने की कोशिश की जाती है, बट वायलेंस कितने प्रकार की हो सकती है इस एक्ट के अंतर्गत? देखिए हाजी, वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं जब घर में रहती हैं तो उनको कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, मनोवैज्ञानिक कुछ मौखिक तरीके की जो वायलेंस होती है, जैसे हस्बैंड उनको किसी ऐसे शब्दों से प्रताड़ित करता है या उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं देता है, या किसी मेडिकल एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात आती है, अगर महिला बीमार है तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता, उसकी देखरेख नहीं करता है। तो कई तरीके की जो है इसमें हिंसाएं होती हैं, जिसको इस एक्ट में अलग अलग सेक्शंस में जो है बड़े तरीके के साथ जो है एक्सप्लेन किया गया है, और जिसमें महिला जो है जिस तरीके की उसको वायलेंस हो रही है उस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट जो है कोर्ट में दाखिल कर सकती है। जी मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब हम महिला की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, अमूमन हम ये सोचते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। तो क्या ये जो एक्ट है सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है, या अगर कोई लिव इन में भी कोई महिला रह रही है, या फिर घर में अगर कोई चाहे हम ननद की बात करें, भाभी की बात करें, माँ की बात करें, क्या वो भी कवर्ड है? बिल्कुल हाजी, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है।
जॉइंट फैमिली में जितने भी मेंबर्स रहते हैं वहाँ पर जितनी भी हिंसाएं होती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो बच्चे के साथ हिंसा हो रही है या वो किसी फीमेल के साथ हो रही है या किसी बूढ़ी माँ के साथ हो रही है। तो एक्चुअली ये जो एक्ट है स्पेसिफिकली वो विमेन के लिए है, किसी भी और बच्चे के लिए भी है, छोटे बच्चे के लिए भी है। अगर मान लीजिए आप, मैं ये बोलती हूँ कि किसी माँ के सामने अगर उसका हस्बैंड उसके बच्चे को प्रताड़ित करता है तो वो भी इस हिंसा के अंतर्गत आता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक जहाँ पे शेयर्ड हाउस है और जहाँ पर सारी पूरी फैमिली रह रही है और एक दूसरे को उस हिंसा से प्रताड़ित किया जाता है तो वो जो है घरेलू हिंसा में आता है। जी मैम, जब घरेलू हिंसा की हम बात करते हैं, इस एक्ट की हम बात करते हैं, जो हम पहले एक्ट के बारे में आपने जिक्र भी किया 498 है, काफ़ी डूबियस उसकी रेपुटेशन रही है। और अगर देखा जाए, अगर आप एविडेंस भी निकाल के देखें और अगर आप NCRB का डाटा भी लेके चलें तो सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड एक्ट भी शायद 498A भी है। तो मैम जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, क्या वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है या ये एक सिविल एक्ट है? देखिए, ये वैसे तो अगर इसमें देखा जाए तो ये सिविल लेजिस्लेशन से ही रिलेटेड है, परंतु ये सेमी क्रिमिनल भी इसको कहा जा सकता है। जी। सेमी क्रिमिनल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें क्राइम जो कि एक फैमिली के अंदर जो एक हिंसा हो रही है, क्राइम से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसको हम सेमी क्रिमिनल भी कहते हैं। जी। और मैम, अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सिर्फ फिज़िकल वायलेंस ही नहीं इस एक्ट में कवर की गई है, मेंटल वायलेंस भी कवर की गई है। अगर आपको कोई ताने मारता है या आपको कोई फप्तियाँ कसता है और इकोनॉमिकली भी अगर आपको कोई पैसे से महरूम रखता है या आपकी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता, तो वो सारी चीज़ें भी इस एक्ट में इस एक्ट में कवर की गई हैं। अगर किसी कोई भी महिला जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है, अगर वो इन सब चीज़ों से गुजर रही है और वो चाहती है कि उसकी आवाज़ बाहर निकले, वो चाहती है कि उसको रिलीफ मिले, तो सबसे पहला कदम मैम आप उन महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहला कदम वो क्या उठाएं? देखिए हाजी, पहले क्या होता था कि अगर जब हिंसा होती थी तो फीमेल्स खुलकर आगे नहीं आती थी, उनको थोड़ा हेजिटेट होती थी कि हाँ मैं कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर हिंसा हो रही है। जी। बिकॉज जब हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे रहते हैं तो कई तरीके की, जैसे मान लो कि किसी पड़ोस में कोई आवाज़ें आ रही हैं ज़ोरों से चिल्लाने की, और आप नेक्स्ट डे देखते हैं कि उस फीमेल इंजर्ड है और फिर उससे पूछा जाता था कि क्या हुआ है तुम्हारे को, तो वो हेजिटेट करती थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं गिर गई थी, मैं ये करती थी। तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो फीमेल्स छुपाती थी कि मेरे ऊपर कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन एक रिंग द बेल करके एक मुहिम चलाई गई थी कि मान लो कि अगर कोई कहीं किसी पड़ोस में हिंसा हो रही है तो आप घंटी बजा देते थे ताकि वो अवेयर हो जाए कि मेरे पर जो हिंसा हो रही है वो लोगों को पता चल रहा है। तो इसलिए वहाँ पे वो साइलेंट हो जाता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि अचानक किसी ने डोर नॉक किया और देखा कि हाँ जी घर के अंदर तहस नहस है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो यहाँ झगड़ा हुआ है। तो वो रिंग द बेल का एक पर्पस होता था कि अगर किसी ने डोर पे अगर रिंग बजाई है तो वो विद इन सेकेंड्स जो है वो सारा माहौल घर का ठीक हो जाता था। तो ये चीज़ें पहले छुपाई जाती थी, पर लेकिन आज की फीमेल्स काफ़ी मतलब उनकी सोच ऐसी हो गई है कि हमें कुछ छुपाना नहीं है, तो वो बाहर निकल कर आई हैं। तो वो जो भी हिंसा उनके ऊपर होती है तो वो ओपनली जो है जाकर किसी थाने में जाकर रिपोर्ट करती हैं या फिर कोर्ट में डायरेक्ट चले जाकर वो कंप्लेंट। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है, और अगर हम रूरल क्षेत्रों की बात करें या अर्बन एरियाज़ की हम बात करें, तो जब वायलेंस होती है तो एक रूरल महिला को क्या कदम उठाना, और एक अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को शायद इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट रूरल एरियाज़ में भी क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर है? जी जी जी, इसमें जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का, जिसमें कि हमारे एक्ट में ही सेक्शन 8 में प्रावधान है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और किसी ने अगर कंप्लेंट की है तो अब जैसे मान लो कि मैंने थाने में कंप्लेंट की है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है हायर किया जाता है, उसको बुलाया जाता है और उसको उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जाके वेरीफाई करे, इन्वेस्टिगेट करे कि हाँ ये कैसे हुआ है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि जैसे वो ज़िला में तो ये सब चीज़ें इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं।
तो उनको जो है ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसके उस ज़िला के अंदर जितने भी विलेजेस आते हैं तो उनको वहाँ पे भी ले जाकर उनकी ट्रेनिंग भी करानी चाहिए और उनको विज़िट भी कराना चाहिए और वहाँ की पंचायत से उनको वेरीफाई करना चाहिए कि यहाँ पर कितनी महिलाएं पीड़ित हैं और कैसे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट को उसमें अपने जहन में लेके आनी चाहिए। जी, तो मैम जब प्रोटेक्शन ऑफिसर विजिट पे जाते हैं या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट आती है तो फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या वेरीफाई करते हैं चीज़ों को या डायरेक्ट कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं या कोर्ट में केस डालते हैं? जी देखिए, पहले तो महिला थाने में कंप्लेंट करती है, जो पीड़ित महिला होती है, विक्टिम होती है। उसके बाद जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसके बारे में बताया जाता है। तो फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि वो जाकर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट को उस चीज़ के बारे में बताए और जो उसने रिटन कंप्लेंट दी है उसको जो है मैजिस्ट्रेट के पास पेश करे और फिर मैजिस्ट्रेट को वो हेल्प करें कि हाँ इसमें जो है किस तरीके से इसको कोई रिलीफ दिया जा सकता है, कि इस महिला के ऊपर किस तरीके की वायलेंस हुई है। जी। तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर का बस यही काम होता है कि वो जाके जो है उसको मैजिस्ट्रेट को हेल्प करे और जो पीड़ित महिला है उसको भी हेल्प करे कि उसको किस तरीके की जो है उसको सहायता चाहिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहूँगा और प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तो हम ये समझ पा रहे हैं, जितना आपने भी हमारे दर्शकों को बताया, कि जो भी इसमें पीड़ित है वो एक महिला है। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर पीड़ित महिला है तो जो अक्यूज्ड है या फिर जिनके खिलाफ शिकायत होती है, क्या वो सिर्फ पुरुष ही होगा या फिर अगर उसके परिवार में दूसरी महिला है वो भी इसमें एज एक्यूज्ड हो सकती है? जी, महिला भी एक्यूज हो सकती है। जैसे एक जॉइंट फैमिली है, अगर उसमें महिला को महिला ही पीड़ित कर कोई घरेलू हिंसा का शिकार बना रही है तो उसमें उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है। जी। जब हम कंप्लेंट करते हैं या हम कंप्लेंट के बाद जब हम कोर्ट में इसको केस को दायर करवाते हैं तो उसमें उसका भी पार्टिसिपेशन होता है, तो उसको भी हम पार्टी बनाते हैं साथ में। जी मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम रिलीफ की बात करते हैं या अगर हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो इस एक्ट में कितने टाइप की रेमेडीज़ या कितने टाइप का रिलीफ के बारे में बताया गया? जैसा आपने शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स की भी बात होती है और किस प्रकार से रिलीफ इसमें मिलते हैं? जी, इसमें देखिए हर्षी, इसमें जो एक्ट में प्रावधान है वो सेक्शन 17 से लेकर 20 तक जो सेक्शंस हैं उसमें आपको रेजिडेंशियल, मॉनेटरी एंड जो भी आपको इकोनॉमिकली और मेडिकल एक्सपेंसेस सारे चीज़ों का प्रावधान है, जिसमें आप इन सेक्शंस के दौरान अपनी कंप्लेंट दायर करके वो आप रिलीफ ले सकते हैं। जी, तो मैम क्या ये टाइम बाउंड चलते हैं ये केसेस जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी केस कोर्ट में आता है? देखिए, वैसे तो ये टाइम बाउंड ही होता है, पर लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे आप रेस्पोंडेंट जो हस्बैंड है जो भी प्रताड़ित करने वाला जो इंसान है उसकी सर्विस ना हो रही हो तो थोड़ा वक्त लग सकता है, पर लेकिन इसमें प्रावधान है कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। जी मैम, कई बार कुछ जो महिलाएं होती हैं जो पीड़ित होती हैं वो इस वजह से भी सामने नहीं आ पाती कि उन्हें लगता है कि अब हमें एक लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा या हमें पेपर वर्क बहुत करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति की भी एक मजबूरी रहती है। तो क्या इस प्रकार से जो महिलाएं हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं, क्या उनको फ्री में भी वकील की बिल्कुल हाजी, बिकॉज ये ड्यूटी होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। उसको पता होता है कि उस महिला की आर्थिक स्थिति क्या है। प्रताड़ित तो वो हो रही है, उसके ऊपर घरेलू हिंसा तो हो रही है, लेकिन वो घर से बाहर निकल के किसी लॉयर का एंगेज नहीं कर सकती है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि वो मैजिस्ट्रेट को बताए कि हाँ जो ये महिला है ये आर्थिक स्थिति इसकी सही नहीं है, तो इसको लीगल एड में काउंसिल प्रोवाइड कराया जाए। तो मैजिस्ट्रेट जो है फिर उसको लीगल एड में काउंसिल जो है, एडवोकेट जो है प्रोवाइड कराते हैं। जी मैम, जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं या इंटरिम मेंटेनेंस की बात करते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब इस प्रकार के फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो महिला उस घर में नहीं रहती और कई बार महिलाएं काम भी नहीं कर रही होती, तो इस प्रकार से उनका घर चलाना, जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इस मेंटेनेंस किस प्रकार से उनको दिलाई जाती है? देखिए, इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान है और मैजिस्ट्रेट जो है उस एप्लीकेशन को सबसे पहले सुनता है इंटरिम मेंटेनेंस की, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मान लो कि वो उस घर में नहीं रह सकती तो उसको रेजिडेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका खर्चा जो है उसके हस्बैंड का और उसकी जो हस्बैंड की फैमिली होती है उसको प्रोवाइड करना होता है। वैसे ड्यूटी तो हस्बैंड की होती है कि वो उसकी वाइफ है तो उसको वो प्रोटेक्ट करे किसी भी तरीके से, लेकिन इसमें एक और भी प्रोटेक्शन दी जाती है कि जिस दौरान ये केस चल रहा होता है तो वो उसको मिल नहीं सकता है,
और उसको वो तंग नहीं कर सकता, उसको सोशल मीडिया पे उसको कोई भी उसको फ़ोन नहीं कर सकता है या उसके बैंक अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है जी। और उसको जो है वो रेजिडेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ उसको जो है खाने पीने का जैसे सामान है वो उसको प्रोवाइड करना पड़ता है हस्बैंड को, और जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रावधान हमारे डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है जी, जिसके दौरान जो है महिला हर तरीके का रिलीफ ले सकती है। जी मैम, जब रिलीफ की बात कर रहे हैं और आपने इतने सारे रिलीफ के बारे में जिक्र किया और मेंटेनेंस के बारे में आपने जिक्र किया, मैं ये जानना चाहूँगा जब मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है? क्या दोनों पार्टीज़ एफिडेविट सबमिट करती हैं? कैसे जो एक मैजिस्ट्रेट है वो एक अमाउंट पे आता है कि इतनी अमाउंट जो रिस्पोंडेंट है वो पिटिशनर को देगा? देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है, तो उसके अपने सेल्फ एक्सपेंसेस को छोड़कर जो है वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे। वो उस तरीके से जो है मैजिस्ट्रेट कैलकुलेट करके उसके खर्चे का जो है वो ऑर्डर करती है। जी। इसके अलावा अगर हस्बैंड की फैमिली बहुत अच्छा कमाती है, फैमिली के पास सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी है, तो उस तरीके से वो जो है हस्बैंड अपनी फैमिली, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों से भी हेल्प ले सकता है कि उसको वो कैसे मेंटेन करेगा। जी। तो ये सब चीज़ें जो है मैजिस्ट्रेट को ही देखनी पड़ती हैं और ये चीज़ें तब प्रूव होती हैं जब वो अपनी एक्चुअल इनकम को उसको प्रूव विद एन एफिडेविट फाइल करके जो है प्रूव करना पड़ता है कि मैं इतना कमाता हूँ। अगर महिला खुद कमाती है तो उसमें भी महिला खुद कमाने के साथ साथ जो है वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तो हस्बैंड को आगे आना ही पड़ेगा, उसको आर्थिक सहायता उसको देनी पड़ेगी। जी। जिसमें वो आर्थिक सहायता के साथ साथ उसको बच्चों का एजुकेशन का भी प्रावधान है कि वो बच्चों को एजुकेशन भी देगा और बच्चों के खाने पीने का, उनके वस्त्रों का भी ध्यान रखेगा। उनकी सारी जितनी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने की जिम्मेवारी जो है हस्बैंड पे होती है। जी मैम, आपने प्रोटेक्शन की बात की, आपने रिस्ट्रेनिंग की बात करी। अक्सर हम ये देखते हैं और आपका भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है वकालत का कि जब आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जाते हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर ऑपोजिट पार्टी उसकी अवहेलना करती है, उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को नहीं मानती, तो फिर ऐसे मामले में फिर कोर्ट क्या संज्ञान लेती है? देखिए जी, इसमें मैजिस्ट्रेट को पावर होती है कि वो उस तरीके से अगर वो नहीं है, अगर वो उसका हस्बैंड उसको इस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है या उसको कोई मॉनेटरी कुछ सहायता नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है अगर तो वो सरकारी नौकरी में है हस्बैंड, तो मैजिस्ट्रेट उसमें भी अपना वो कर सकती है कि वो डिपार्टमेंट को लिख के भेज सकते हैं कि जिसमें से डायरेक्ट उसकी सैलरी से जो है फीमेल को आर्थिक सहायता मिल सके। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ टाइम के लिए मे बी अगर जज को लगता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है। जी मैम, कोई भी कॉर्नरस्टोन होता है किसी भी केस का, वो एविडेंस तय करता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम एविडेंस की बात करते हैं, अक्सर ये जो चार दीवारों के बीच में जो वायलेंस होती है, इसमें कोई आज की डेट में तो लोग सीसीटीवी लगाते हैं, पर घर के अंदर तो फिर भी कोई सीसीटीवी नहीं लगाता, तो एविडेंस कोई होता नहीं है। तो ऐसे मामलों में फिर महिला का पलड़ा मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए जो हम अगर हम एक्ट की बात करें तो वैसे तो ये एक्ट महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, बट आजकल जो माहौल चला हुआ या हम आजकल की सोसाइटी को देखें तो इस एक्ट का बहुत ही जिसको बोलते हैं हम कि मिसयूज़ हो रहा है। जी। तो मिसयूज़ का मतलब ये होता है कि महिलाएं इतनी कैपेबल हैं, अगर उनको लगता है कि हम पढ़ी लिखी हैं तो वो खुद अपने प्रोटेक्शन खुद कर सकती हैं। अगर वो अर्निंग हैं तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो ये चीज़ें तो फीमेल्स को भी चाहिए और हमारी महिलाओं को भी चाहिए कि अगर वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ भूल जाते हैं कि महिलाओं की ड्यूटीज़ क्या हैं। जब महिलाएं अपनी ड्यूटीज़ भूल जाती हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, घर में
जो ड्यूटीज़ उनकी एक्चुअल में जो ड्यूटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ तो देखो हस्बैंड वाइफ दोनों की होती हैं, बट लेकिन महिलाओं की एक स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती हैं कि हाँ चलो उनको घर संभालना है। अगर हस्बैंड जॉब में जा रहा है तो वो हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं कि वो एक्सपेंसेस बियर करे, बिल्स पे करे, ये करे वो करे। अगर महिला अगर वर्किंग है तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से तो ये उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं और जो अर्निंग हैंड नहीं है और फिर भी प्रताड़ित हो रही हैं, तो ये एक्ट एक्चुअली उन्हीं के लिए बना था। जो फीमेल्स वर्किंग हैं और वो अच्छा अर्न कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो हाँ उसके अलावा भी घरेलू हिंसा होती है। बिकॉज कई बार हस्बैंड ईगो प्रॉब्लम होती है, गाली गलौज करते हैं, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हस्बैंड ये होता है कि मेरी वाइफ अच्छा कमा रही है तो उसकी अर्निंग्स वो स्नैच करने की कोशिश करता है। दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन दी डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये चीज़ें तो हैं, बट लेकिन अगर महिला इंडिपेंडेंट है और अच्छा कमा रही है तो इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। बट मैम आपको क्या लगता है, आप इतने सीनियर लॉयर हैं, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लोग बड़े मौखिकली ये कहते हैं कि ये जितने भी एक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जो भी बन रहे हैं वो बिल्कुल ही जेंडर बायस्ड हैं और इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और ख़ासकर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या 498A की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जो असली पीड़ित महिलाएं हैं वो कभी सामने नहीं आती हैं और अक्सर जो जिन महिलाओं की जो कोई ग्रीवियंस भी नहीं होती और उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं या कोई भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और ज़्यादा समय भी वो अपने ससुराल में नहीं रहती और फिर वो ये केसेस कर देती हैं सेटलमेंट के लिए। तो आपकी क्या राय है इसमें, क्या आपको लगता है? देखिए मैं ये बोलती हूँ कि इस एक्ट का जो है मैं तो ये कहूँगी कि 85-90% तो मिसयूज़ ही हो रहा है जी। बिकॉज़ एक्चुअल में जिनके ऊपर ये हिंसाएं हो रही हैं वो निकल के बाहर नहीं आती हैं, वो अपने आप को पूरी उम्र एडजस्टमेंट में ही लगा देती हैं। कुछ बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, कुछ अपने परिवार के लिए करती हैं। उनको लगता है कि हम ये सब करेंगे तो शायद हमारी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी या हमारी इंसल्ट हो जाएगी सोसाइटी में, तो हमारे ससुराल वालों की इंसल्ट हो जाएगी, तो हमें बाहर नहीं निकलना है। मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि इन चीज़ों को बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज़ आज की सोसाइटी में औरतें बराबर की हिस्सेदार भी हैं और बराबर एक मेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं। आपने वीडियोस भी बहुत सारी देखी होंगी जहाँ पे कर रही हैं महिलाएं उल्टा पुरुषों को मार रही होती हैं। हाँ, ऐसी बहुत वायरल होती हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। बिकॉज अब आज की जनरेशन में एक तो सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले की महिलाएं होती थी जो सब कुछ सहन कर लेती थी, उनको एक दो परिवारों की इज्जत का सवाल होता था तो ये बोलती थी कि एडजस्टमेंट में ही भलाई है जी। और वो सब कुछ सहन करके भी अपने परिवार को काफ़ी ऊंचे स्थान तक पहुंचा देती थी। लेकिन अब महिलाएं बाहर निकल गई हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशंस में हैं, उनको ये लगता है कि पैसे की तो उनको कोई कमी है नहीं, बट लेकिन वो ये बोलती हैं, वो ये कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम किसी से कम नहीं हैं तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी सकती हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि एक मेल के साथ रह के एक छत के नीचे रहकर प्रताड़ित ही होना है। तो इसीलिए अब डिसीजन मेकर भी बन गई हैं कि हाँ, अगर हम मेरी किसी के साथ नहीं बनती है तो मैं डाइवोर्स भी ले लेती हैं या अलग भी रहती हैं। और तो इस तरीके से जो है घरेलू हिंसाएं मेरे हिसाब से जो है वो अपने माइंड से और अपने जिसको बोलते हैं कि अपने कह सकते हैं कि आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई है तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें और इस चीज़ों को आप ज़्यादा इग्नोर करें कि हमें हिंसा के बीच में रहना है कि नहीं रहना है। जी मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा और प्लीज़ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर इसमें शेयर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको लगता है कि काउंसलिंग करके भी इन सारी चीज़ों का हल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलिंग, देखिए काउंसलिंग तो एक बहुत ही बड़ा टूल जिसको बोल सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा काम करता है। अगर हम दोनों लोगों को बिठा के कई बार हम केसेस देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, सिर्फ वहाँ पर हमको ये लगता है कि ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं।
महिलाएं अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं, अपनी मर्ज़ी से घूमती हैं, अपनी मर्ज़ी से पार्टीज़ में जाती हैं, तो अगर कहीं रोक टोक होती है तो वहाँ पर जो है इसको घरेलू हिंसा का नाम दे दिया जाता है कि मेरे पति ने मुझे वहाँ जाने से रोका है मुझे। लेकिन आपको पता है कि अब तो नया कानून आ गया है कि आप फ्री हैं, आप किसी फीमेल को रोक नहीं सकते हैं। वो अगर किसी से मिलने जाती है तो उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं टूर के लिए जाती हैं बिना अपने हस्बैंड को बताए, तो आप तब भी आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों पार्टनर्स के लिए फ्री हैं वो कि आप किसी भी तरीके की आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं तो घरेलू हिंसा का मतलब बहुत ही कम रह जाता है जी, कम रह जाता है। तो इस तरीके से जो अब कानून बने हैं तो महिलाएं, मुझे लगता है कि शायद मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो ये सोचती हैं कि हमें कहीं ना कहीं से मॉनेटरी बेनिफिट मिले और हम पैसा इकट्ठा करें और उस इंसान को इस केस में घसीट के और जो है उसको तंग करना शुरू करें। जी, मतलब कि सेटलमेंट के लिए भी ये केसेस किए जाते हैं ताकि आपको जब सेटलमेंट होए तो आप एक हेफ्टी पैसा दूसरी पार्टी से ले सकें। हम लोग काउंसलिंग जब करते हैं तो हम यही बात समझाते हैं कि अगर आपने परिवार आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करनी है जी, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, अपना घर अपने खुशी से बसाना है, तो आपको इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और सेक्रीफाइस ही एक रिलेशनशिप की बुनियाद होती है। मैम, आप हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इसी प्रकार के और कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लॉग इन कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पे भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।